हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर जनरल केमिस्ट्री के अंदर, देखो हमारा लास्ट क्लास में हमारा पहला लेक्चर था जनरल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, बताओ सही है। बताओ मैटर के क्लासिफिकेशंस रिवाइज करो, है ना, रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज करना। मैटर के दो क्लासिफिकेशंस हमने किए थे, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 5 पार्ट्स कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बोलो सही है। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था मैटर का वो था केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर थे दो और क्लासिफिकेशंस, एक प्योर एक मिक्सचर, ठीक। प्योर में फर्दर दो और क्लासिफिकेशंस थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। और मिक्सचर में भी दो और क्लासिफिकेशंस थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बोलो सही है। फिर हमने हर एक टर्म को हमने डिफाइन कर लिया था, ठीक है। हमने प्योर बता दिया था, हमने मिक्सचर बता दिया था, हमने होमोजीनियस और हमने हेट्रोजीनियस को भी डिफाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। तो हेडिंग डालेंगे केमिकल रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को या एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो देखें भाई, सपोज आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका, पहले मैं आपको बता दूं, देखो कुछ इस तरीके से हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस तरीके से या फिर एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर ये कौन कौन सी टर्म्स मैंने यूज़ की है। जो यहाँ पर x है, x, जो x है वो सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो x है वो क्या है? एलिमेंट का सिंबल। जैसे कि आप जानते हैं सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, ठीक है। फिर हम बाकी टर्म्स को डिफाइन करते हैं। जो z है यहाँ पर, z जो है यहाँ पर, z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और a जो है, a है हमारा मास नंबर, ठीक है। z जो होता है, ये जो टर्म है, ये एटॉमिक नंबर यहाँ पर शो किया जाता है एलिमेंट का, और a जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a जो होता है वो क्या होता है? मास नंबर होता है, ठीक है। इतना तो शायद बेसिक चीज़ें ये आप भी जानते होंगे। और x जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। अब साथ साथ देखें, जो एटॉमिक नंबर, जो z टर्म है, जो यहाँ नंबर लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर को तो बताता ही है, साथ ही साथ ये टर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ ये टर्म नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सपोज यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 10 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी है, और उस एलिमेंट के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। ये z बताता है। फिर जो दूसरा हमारा टर्म है मास नंबर, अब मास नंबर ये a है, ठीक है। जैसे कि कार्बन का मास नंबर 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो टर्म लिखा होता है ऊपर की तरफ, वो क्या होता है? एलिमेंट का मास नंबर होता है। अब जो मास नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है n+p। n+p का मतलब है नंबर ऑफ n का मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एलिमेंट का क्या मिल जाएगा? हमें एलिमेंट का मास नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, देखो यहाँ से अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है तो बताओ मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ? बताओ, ए में से मैं किसको माइनस कर दूँगा? पी को मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ, ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास अगर हम मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं इसका एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ। भाई प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओगे एटॉमिक नंबर भी है क्या? बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है ना। तो बताओ, इस फॉर्मूला को मैं कन्वर्ट करके a-p की जगह में क्या a-z पुट कर सकता हूँ? बोलो सही है। तो देखो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, n = a-z,
ठीक है, देखो मतलब ये n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, a क्या है मास नंबर और z क्या है एटॉमिक नंबर। मतलब अगर आपको किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं तो आप क्या कर देंगे, आप a के अंदर आप z को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप a में से अगर आप डायरेक्टली z को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब देखो बहुत सिंपल सा हो गया है, बहुत सिंपल सा। आपको अगर किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दिख जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो z है वो उसका एटॉमिक नंबर है, जो z है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना z है उतने उसमें प्रोटॉन्स हैं। तो बताओ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये जो ऊपर लिखा होगा a में से किसको माइनस कर दो, z को, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर आप a में से z को माइनस कर देते हैं तो उतने हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट या एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ठीक, चलो फटाफट से इसको कॉपी करो। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखें, हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि एटम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, बताओ एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बताओ, थोड़ा सा बताओ, याद करो भाई। बिल्कुल अभी हमने बात की है, यही हमारे क्या होते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हमारे एटम के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन बताओ, क्या मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं, आप मुझे आंसर करना, क्या बताओ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम किससे मिलकर बना है, बताओ, सोचो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, है ना। तो ये हमारे एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बताओ कि ये इतने ही हैं क्या एटम के अंदर सिर्फ 3 पार्टिकल्स मिलते हैं क्या? नहीं, है ना। अभी तक आप सब जानते हैं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने ही पार्टिकल्स नहीं होते हैं कि एटम के अंदर, इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एक एटम के अंदर 31 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसलिए हम एटम के सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, बाकी की कोई बात नहीं होती। लेकिन एक ऐसी जनरल नॉलेज कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक एटम के अंदर 31 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बताओ एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज वाली बात कर लेते हैं। इनका मास क्या होता है, इनका चार्ज क्या होता है, तो बताओ मास। हाँ भाई, सब जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़रा याद करो, बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, बोलो सही है। बताओ अगर आपसे मास को ग्राम्स में ना पूछ के किलोग्राम्स में पूछे तो आप क्या लिखोगे, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, ठीक है। बोलो यही होता है इलेक्ट्रॉन का मास। चलो बताओ, आते हैं प्रोटॉन के मास पे। बताओ मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन याद करो, बताओ मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67, बोलो सही है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। देखो अभी तक आप यही चीज़ पढ़ते आए हो, ठीक है, आप बोलते हो, देखो आपको पता होगा कि आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बोलो सही है ना, यही आपने पढ़ा है। लेकिन लगभग बराबर होने का मतलब देखो, आप दोनों की वैल्यू क्या बोलते हो, अभी तक दोनों की आप बोलते हो 1.6 इंटू 10⁻24, न्यूट्रॉन की भी लिखते हो 1.6 इंटू 10⁻24, है ना। तो ये तो लगभग क्या है, तो आपने पूरा बराबर लिख दिया। देखो मैं अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखूँ तो मैं लिखूँगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। देखो दोनों तो लगभग नहीं, ये तो पूरे बराबर लिख दिए है ना। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। हम क्यों बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, देखो मैं आज आपको उसकी जो वैल्यू होती है वो मैं थोड़ा सा और आगे तक लिख के बताता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6725 इंटू 10⁻24, 1.6725 इंटू
10⁻24 और मास ऑफ न्यूटन होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, देखो आप डिफरेंस देखो, ऊपर की वैल्यू देखो, ऊपर की वैल्यू से बिल्कुल पूरे दोनों बराबर बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं लगभग बराबर है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 और ये है 1.6749 इंटू 10⁻⁻24। देखो डिफरेंस पॉइंट के बाद भी कहाँ आ रहा है, यहाँ 6-7 भी सेम है, 6-7 भी सेम है, उसके बाद 2-5 और 4-9, मतलब बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मास। फिर आते हैं किस पे, चार्ज पे। तो बताओ चार्ज क्या होता है, चार्ज की वैल्यू भी सबको पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो सही है। चार्ज दोनों में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम यही बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखें एक और लास्ट टर्म, ये आपने शायद पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन आज आप पढ़ लोगे। एक टर्म और होती है रिलेटिव चार्ज। ठीक है, देखो रिलेटिव चार्ज क्या है, बेसिकली आप समझें। देखो ये जो दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन बस साइन क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों को एक यूनिट, जैसे कि मान लो अभी हम थोड़ी देर बाद एक टॉपिक, इसके जस्ट बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आयंस। ठीक है, वहाँ आप इस चीज़ को समझोगे। देखो मैं इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, देखो वैल्यू सेम है ना, बस साइन का डिफरेंस है। तो रिलेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का लिख रहा हूँ -1 और प्रोटॉन का लिख रहा हूँ +1। ठीक है, ये तो 0 है। ठीक है, तो रिलेटिव चार्ज बेसिकली इन दोनों के लिए डिफाइन करते हैं हम, इंपॉर्टेंट। ये तो 0 का 0 ही रहेगा, इसके लिए क्या क्या लिखोगे ना। तो रिलेटिव चार्ज होता है -1 और +1, इलेक्ट्रॉन का -1 और प्रोटॉन का +1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ये है आयंस। देखें आयंस क्या होते हैं भाई, सब लोग जानते हैं कि आयंस क्या होते हैं। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, when atom loses oblique gains electron। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तो जो स्पीशीज फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन के लूज करने से और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, जो स्पीशीज फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। व्हेन एटम लूजेस ऑब्लिक गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो भाई एक कंडीशन है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के आयंस होते हैं। देखें भाई, एक कंडीशन इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी कि जब जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कुछ अलग स्पीशीज फॉर्म होगी, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अलग स्पीशीज फॉर्म होंगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे दो कैटेगरी हो जाती है। तो एक तो होता है हमारा केटायन, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है एनायन। ठीक, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, केटायन क्या होता है समझें। देखें केटायन होता है व्हेन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन। केटायन क्या होता है, व्हेन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक, और एनायन क्या होता है, व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो स्पीशीज फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, देखिए समझें। एक बहुत सिंपल सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्या, सोडियम। ठीक है, बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब याद होगा अपने को, है ना, 11, और मास नंबर क्या होता है, 23 होता है। ठीक है, अब देखो 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, बोलो सही है। 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो सही है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब बताओ ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बताओ क्या बना देगा ये। देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। बताओ सोडियम के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 11 क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो
जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके पास क्या जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ कर दिया वो हम उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ फॉर्म हुई है इसी को हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ये क्या था अभी तक हमारे पास, एटम, ठीक है। जब एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसने क्या बना दिया, कैटायन बना दिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखें इसी तरह से एक अगला एग्जाम्पल देखो, हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भाई आप सब जानते हैं कितना होता है, 37 होता है, ठीक है। और मास नंबर होता है 35.5 होता है, ठीक है। या फिर क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 एक 37, ठीक है। तो अभी मैं उसका मास नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दो होते हैं 35 और 37, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी तो बस मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। बताओ 17 इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो सही है। अब देखो क्या कर रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बताओ कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बताओ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एटम के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। बताओ कितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या लगा दिया, Cl-, और बस हो गया। और यही हमारा जो है ये क्या हो गया, एनायन हो गया, ठीक है। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या गेन करता है तो जो स्पीशीज़ फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ इस कैटायन के नीचे इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखूँ, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास रह गए हैं। बताओ पहले कितने थे, 11। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बताओ अब कितने रह जाएंगे, अब हो जाएंगे कितने, 10। बोलो सही है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो बताओ अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलें फटाफट से कॉपी करें। कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम। देखें समझें एक और एग्जांपल, जैसे कि सपोज ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, और मास नंबर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप ज़रा सोचो और बताओ कि यहाँ पर क्या स्पीशीज़ फॉर्म होगी, मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, है ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ जो फॉर्म होगा बताओ कैटायन फॉर्म होगा या एनायन फॉर्म होगा। बताओ यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक एनायन फॉर्म होगा। बोलो सही है, ठीक है। अब बताओ वो एनायन का सिंबल उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आप देखें। बताओ पहले तो ऑक्सीजन था सिर्फ, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो हम ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा देंगे, 2 नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, है ना। आप चाहे 2 के बाद नेगेटिव लगाओ या नेगेटिव के बाद 2 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर करेक्ट, मतलब हम जो करेक्ट बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास, ये न्यूट्रल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इसका एटॉमिक नंबर है 8। अच्छा मैं आपसे और भी चीज़ें पूछता हूँ। बताओ यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने थे, बता सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने थे, प्रोटॉन्स भी कितने थे, 8 थे। बताओ यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने थे, बता सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने थे। बताओ ज़रा न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, A-Z। बताओ A यानी कि मास नंबर 16 माइनस Z एटॉमिक नंबर 8। बताओ न्यूट्रॉन्स कितने थे इसके पास, न्यूट्रॉन्स भी कितने थे, 8 थे, ठीक है। चलें अब आते हैं इस तरफ, ये जो हमारा O2 नेगेटिव बन गया है, अब इसके बारे में बात करते हैं। बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हाँ देखो न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 + 2 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो सही है। बताओ कितने प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 8 + 2 10। बोलो सही है, 8 + 2 10। बोलो सही है, ऐसा लिख दोगे ना, नहीं ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने प्रोटॉन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, आपने सिर्फ किसको चेंज किया है, आपने क्या दिया है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं दिए हैं आपने, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो भाई सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, प्रोटॉन्स कैसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन्स देखो अभी भी कितने होंगे, प्रोटॉन्स अभी भी कितने होंगे, 8, और न्यूट्रॉन्स भी भाई, प्रोटॉन्स अगर सेम है, मास नंबर सेम है, तो न्यूट्रॉन्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जो कि क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन
ये इस तरीके से आपको एक मान लो इक्वेशन या रिएक्शन दी है, ठीक है। ये 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 24। तो आपको इसके बारे में सब कुछ बताना है। सब कुछ का मतलब कैटायन है या एनायन है, इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। चले ट्राई करें। कर लिया, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रहा है कि ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम ने क्या किया, यहाँ पर 2 पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं ना। समझना, जब एरो के इस तरफ लिखा हुआ है यानी कि उसने रिलीज़ कर दिए हैं, और एरो के इस तरफ लिखा हुआ है यानी कि आप ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन में भाई प्लस करके यहाँ लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। और एरो के इस तरफ लिखा हुआ है यानी कि मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम 2+ बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताओ, सबसे पहले तो कैटायन है या एनायन है? कैटायन है ना। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। आप चाहे तो लिख भी लेना पीछे कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ कैटायन है और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ एनायन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई बताओ। यहाँ है 12, प्रोटॉन्स कितने हैं 12, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हो सके तो डायरेक्ट अप्लाई करें, नहीं तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर ले, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 12, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे। भाई मैग्नीशियम के पास पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स थे और मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। तो अब मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ठीक है। बताओ प्रोटॉन्स में कोई चेंज आएगा क्या? प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोटॉन्स अभी भी कितने रहेंगे 12। और न्यूट्रॉन्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ठीक है। न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आयंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने को इसको कॉपी करना है। तो देखें लिख लिया होगा आपने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर आपको याद ना हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बताओ क्या होता है? 1H1। हीलियम क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर होता है 4, ध्यान रखना, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर होता है कितना? 7, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जस्ट डबल करते चले जा रहे हो आप। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर होता है इसका, ध्यान रखना, 10, ठीक है। फिर बेरिलियम के बाद आता है कौन? बोरोन, सॉरी बेरिलियम का 9, ठीक। फिर आता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 10, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। फिर आता है कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद बताओ कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का होगा 9 और मास नंबर होता है 19, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम किस पे? नियॉन पे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आप सभी जानते हैं इसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं। मास नंबर होता है 20, ठीक। फिर इसके बाद आता है कौन? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। फिर आता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। फिर आता है कौन? एल्यूमिनियम 13 और 27, ठीक है। फिर आता है सिलिकॉन 14, 28। फिर आता है फॉस्फोरस 15, 31 और फिर आता है सल्फर 16, 32, ठीक है। मैं बस अभी तक आपको यहीं तक बता रहा हूँ क्योंकि जितने अभी तक हमारे काम आएंगे वो यहीं तक है। क्यों? इसके बाद क्लोरीन आता है, वो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। फिर क्लोरीन का क्योंकि मास नंबर फ्रैक्शन में आता है, वो फ्रैक्शन में क्यों आता है फिर वो चीज़ आएगी, है ना। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे ही। क्लोरीन का होता है 35.5 मास नंबर, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जितने काम में आ रहे हैं उतने सॉरी, तो इतने आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो ही जाएगा, ठीक है। देखें ये यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखो हम मूव करते हैं कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। तो देखें ट्राई कर रहे हैं आपको, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एलिमेंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ। ये आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है
कि बताओ इनमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सब कर लेंगे, लेकिन एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, ट्राई करें। कर लिया होगा। ठीक है, तो देखें इलेक्ट्रॉन, बताओ नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, जितना इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने, जितना इसका एटॉमिक नंबर है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, डायरेक्ट बताएंगे ना, 14 माइनस 7, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 7 7। ठीक है, बताओ एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13, प्रोटॉन्स कितने हैं, 13, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 27 माइनस 13 कितने, 14 है। ठीक है, फॉस्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15, प्रोटॉन्स कितने हैं, 15, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 31 माइनस 15 कितने हो गए, 16। ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 16, प्रोटॉन्स 16 और न्यूट्रॉन्स 32 माइनस 16 कितने हो गए, 16 न्यूट्रॉन्स हो चुके हैं। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छे से ट्राई करना। देखो आपको दिया हुआ है OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस, फिर आपको गिवन है यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, CO3 2 नेगेटिव। फिर आपको गिवन है मान लो कि क्या दूँ मैं, N2O मान लो, N2O। ठीक है, और आप मान लो NH3। ठीक, ये आपको 4 मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज़ दी हुई हैं। और सेम आपको अभी भी क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, पूरे सब इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ट्राई करें, और सबके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, चलो ट्राई करो। तो देखिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले OH माइनस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करें, हर एक एलिमेंट, भाई OH के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और प्लस साथ में उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, तो देखें OH माइनस के अंदर, पहले तो देखें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप साइड में इस तरीके से इनके सिंबल लिख लें। देखो मेरे पास यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखें 8 प्लस हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। ठीक है, प्लस देखो एक माइनस चार्ज होने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है ना। ठीक है, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन और, तो बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम निकालें तो बताओ ऑक्सीजन के पास, भाई सबका काउंट करना है तो पहले ऑक्सीजन के पास देखें, ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8। भाई आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। तो 8 प्लस हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। बताओ यहाँ पर भी +1 करोगे क्या, बताओ प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल है क्या, नहीं है, तो बस यहीं पर हो जाएगा। चार्ज का प्रोटॉन में कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात न्यूट्रॉन्स की। तो बताओ ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 16 माइनस 8। बताओ हाइड्रोजन के पास कितना न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन क्या है, 1H1। तो अगर आप देखो हाइड्रोजन में मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो क्या आएगा, 0। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि हाइड्रोजन ही हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स में जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 0, और चार्ज का न्यूट्रॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये आपका आ गया आंसर 8। तो OH माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। सिमिलरली देखो चेक करते रहना। ठीक है, आपने जहाँ गलती की उसको करेक्ट करें। CO3 2 नेगेटिव, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन देखो एक ऑक्सीजन नहीं है, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन्स हैं। तो 3 ऑक्सीजन्स और एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 × 8 ये हो गया। और बताओ 2 नेगेटिव चार्ज पे, यानी कि बताओ 2 नेगेटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इस स्पीशीज़ के अंदर है। तो +2 इलेक्ट्रॉन्स जब आपने किया तो देखो 8 × 3 हो जाएगा 24,
24 + 6 30 + 2 32 CO3 2 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 32। कितने प्रोटॉन्स हैं देखो, कार्बन के पास प्रोटॉन्स कितने 6, बताओ ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन्स, और कितने ऑक्सीजन हैं 3, और चार्ज का प्रोटॉन्स में कोई रोल नहीं है, तो ये हो गया कितना 30। बताओ न्यूट्रॉन्स भी ऐसे ही निकाले जाएंगे। बताओ कार्बन, ये रहा कार्बन, तो न्यूट्रॉन्स कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स 12 - 6 यानी कि 6। बताओ ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स, अभी लिखा था हमने 8, और कितने ऑक्सीजन हैं 3 ऑक्सीजन्स हैं, तो बताओ ये भी कितना हो गया 30। देखो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अब देखो इसको मैं फटाफट से कर रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 7, ये तो हो गया नाइट्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने 8, तो 7 × 2 14 + 8 कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। चलो प्रोटॉन्स बताते हैं। अब बताओ प्रोटॉन्स के लिए, बताओ कितने प्रोटॉन्स नाइट्रोजन के पास 2 नाइट्रोजन है और 1 नाइट्रोजन के पास 7, और प्लस ऑक्सीजन के पास कितने, ये भी कितना हो गया 22। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स पे। बताओ नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स 14 - 7 7, कितने नाइट्रोजन है 2। बताओ ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन्स, तो ये भी कितना 22। देखो इसके तीनों क्या है 22। अब आते हैं यहाँ पर, बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स 7, बताओ कितने हाइड्रोजन है 3, और हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया कितना 10। बताओ प्रोटॉन्स कितने नाइट्रोजन के पास 7 + 3 × 1 कितना हो गया 10। न्यूट्रॉन्स, बताओ नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स 7 14 - 7 7, प्लस बताओ हाइड्रोजन के पास कितना न्यूट्रॉन होता है 0 होता है ना, तो ये इसके पास NH3 के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं टोटल 7 न्यूट्रॉन्स हैं। मेरे ख्याल से देखो आपको समझ में आ गया ना इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं एक स्पीशीज़ के अंदर, ये किस तरीके से निकालना होता है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले जिसने कर लिया वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, और जिसने नहीं किया थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की हैं, चले इसको कॉपी करें फटाफट, फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा, आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में आपने सुना होगा, तो बस उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। अब देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। इस आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है सेम, ठीक है। तो जहाँ भी आइसो है यानी कि कुछ सेम होगा या किसी सेम चीज़ की बात चल रही है, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या है देखें, लिखते हैं इसके बारे में। बताओ क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग क्या, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं Z से, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, तभी तो उनको क्या कहते हैं हम आइसोटोप्स कहते हैं। लेकिन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको, इस तरीके से लिखते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग होता है 1 2 3, तो देखो एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या है डिफरेंट, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो 3 हाइड्रोजन के क्या होते हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 1H2 और 1H3। ध्यान रखना इनके अपने नाम भी हैं। पहले का नाम है प्रोटियम, जो पहला आइसोटोप है इसको हम कहते हैं प्रोटियम। दूसरे वाले का नाम है ड्यूटीरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम, ठीक है। तीनों के नाम भी हैं। 1H1 को हम प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। दूसरे को ड्यूटीरियम बोलते हैं और तीसरे को ट्राइटियम बोला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का, और ये हो गए आइसोटोप्स, ठीक। अगला हमारा टर्म जो है वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है, देखिए वापस से आइसो टर्म आ गया, तो आइसो का मतलब क्या होता है सेम होता है, लेकिन यहाँ पर सेम क्या है, अब देखें आइसोटोप्स में क्या था सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो यहाँ इसका उल्टा कर दो, है ना, क्या एलिमेंट्स
एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो सेम हो, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोबार्स हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखें आइसोबार्स का। देखिए आइसोबार्स का एग्जांपल है हमारे पास एक आर्गन और दूसरा कैल्शियम, ठीक है। आर्गन हमारा एलिमेंट है, पता होगा आपको, नोबल गैस जिसमें आता है, और कैल्शियम भी जानते हैं सब लोग। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18 और कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। और जो आर्गन का मास नंबर होता है वो भी 40 होता है और कैल्शियम का भी क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। तो देखें मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, ठीक। बहुत आसान है ना। अब देखें अगला टर्म आइसोटोन्स। अब देखें भाई ये दो तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, अब ये आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो पता नहीं। तो देखें स्टार्ट करते हैं, क्या होता है आइसोटोन्स। तो देखो आइसोटोन्स यानी कि आइसो का मतलब सेम और टोन्स, भाई टोन्स नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ये क्या हो सकता है, टोन्स, आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। तो एलिमेंट्स having same number of न्यूट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप सोचते होंगे मैंने नाइट्रोजन को गलत लिख दिया या 14 होता है, नहीं, नाइट्रोजन के भी अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है 14, 15, 16, तो मैंने नाइट्रोजन का 15 वाला ले लिया है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। जरा आप यहाँ पर चेक करो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। भाई आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। तो पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, a-z, 15 - 7 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 - 8, बताओ कितना है, 8। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो बताओ क्या दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है ना, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोटोन्स हैं। हम दोनों को क्या बोल देंगे, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोटोन्स हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगली डेफिनेशन हमारे पास है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो भाई ये तो गांव का बच्चा बता देगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। गांव का बच्चा मतलब सब जानते हैं, नाम से पता चल रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया भाई, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। देखें एग्जाम्पल, आप बताना क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ज़रा बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। अगर हमें ये बताना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, तो हमें सबके अंदर क्या बताने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बताने पड़ेंगे। बोलो सही है। तो देखें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7। देखो 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, तो 7 + 3 कितने हो गए, 10, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। बताओ ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 और 2 नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो बताओ इसके पास भी कितने हो गए, 10। बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास है ही, प्लस 1 नेगेटिव चार्ज है, तो 9 + 1 कितना होता है, 10। अब बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11, और प्लस चार्ज का मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो प्लस चार्ज का मतलब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 10। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं, 12, और 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए गए हैं, यानी कि कितने हो गए, 10। तो देखो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। तो ये स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टर्म पे, जो कि है आइसो
डायाफर्स, ठीक है, आइसोडायाफर्स। अब देखें ये एक और टर्म आ गया, अब ये भी पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है। तो आइसोडायाफर्स क्या होते हैं देखें, आज पता चल जाएगा आपको। एलिमेंट्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है, बस रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। एलिमेंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n-p। अब देखें ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया कि आइसोडायाफर्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें n-p की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। देखें एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन के भी अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो मैंने ऑक्सीजन का 17 वाला आइसोटोप ले लिया है, ठीक है। अब देखो आइसोडाइफर्स क्या होते हैं जिनके लिए n-p की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो पहले तो आप इनके n और p की वैल्यूज़ बताओ, p क्या होगा, n क्या होगा, और फिर हम फाइनली क्या बताएंगे, n-p बताएंगे। तो पहले तो बताओ प्रोटॉन कितना है 7, इसमें कितना है 8। बताओ न्यूट्रॉन कितना है, 15 - 7 करते हो तो कितना आएगा 8। 17 - 8 करोगे तो बताओ कितना आएगा 9 आएगा। बोलो सही है, ठीक है। ज़रा अब आप n-p चेक करो इसके लिए और इसके लिए, तो बताओ n-p 8 - 7 कितना हो गया 1। और यहाँ पर चेक करो n-p, तो 9 - 8 बताओ कितना आ गया 1। क्या बताओ दोनों के लिए n-1 की वैल्यू सेम आ रही है ना। तो ये दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोडायाफर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसोडायाफर्स, ठीक है। चलें फटाफट से कॉपी करें। तो कॉपी कर लिया होगा आपने, और हम आज के लेक्चर का एक लास्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं और आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो देखें न्यूमेरिकल क्या है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अब मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ contains 62 न्यूट्रॉन्स एंड आप लिख लो 20 इलेक्ट्रॉन्स। देन फाइंड द केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर आप लिखना अब मॉलिक्यूलर स्पीशीज़, यहाँ लिख लेना X2, X के नीचे 2, ठीक है। देन फाइंड द केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ X, ठीक है। देखें अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार ट्राई तो करना ही है, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर मैं ही कर पाऊँगा, ठीक है। एक बार आप ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ कि कैसे करना है। देखें अच्छा न्यूमेरिकल है, कैसे सॉल्व करना देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो, आपको एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ एक मॉलिक्यूल X2 दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप समझो भाई X2 जो मॉलिक्यूल है, बताओ वो किससे मिलके बना होगा, X और X से मिलके बना होगा ना, ठीक है। तो जिस एलिमेंट से किससे बना हुआ है, ये X से मिलके बना हुआ है, तो X का आपको क्या पूछ रहा है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखें किस तरीके से स्टेप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है आप समझें, फिर अगली क्लास में मैं आपको इसी से रिलेटेड और भी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो X2 में देखो बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 62, और कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो देखो एक बेसिक मैथ लगाओ कि X2 के अंदर 62 न्यूट्रॉन्स हैं और 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ X के अंदर कितने होंगे, भाई हाफ कर दो, ठीक है। तो X के अंदर कितने होंगे, 31 न्यूट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसका हाफ 31 हो गया, इसका हाफ कितना हो गया 10 हो गया। बोलो सही है क्या, इतना समझ में आ जाता है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, Z चाहिए होता है और A चाहिए होता है। अब Z तो देखो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी होता है, बोलो सही है। और वही क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होता है। तो देखो मेरे पास Z तो मेरे पास है, लेकिन A कहाँ से पता चलेगा, तो A कहाँ से पता चलेगा भाई, A क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो बताओ A क्या हो गया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 31 और प्रोटॉन्स कितने हैं 10, तो बताओ मास नंबर कितना हो गया 41। तो लगा दो, अप्लाई कर दो X, बताओ एटॉमिक नंबर कितना Z यानी कि 10 और मास नंबर कितना
41 और ये उस एलिमेंट का आपके पास क्या हो जाएगा, केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। देखें दोबारा समझाऊँ अगर आप कहें तो, भाई 62 न्यूट्रॉन्स हैं x2 के पास, तो x के पास 31 हो गए और इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का भाई x2 के पास 20 तो x के पास 10 हो गए। अब आपने क्या कर दिया, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया, मास नंबर निकाल लिया और ये आपका x का जिससे ये x2 मिलके बना हुआ है उसका आपके पास क्या आ गया है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। बोलो बात समझ में आती है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डेटा दिया है और आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। आज की क्लास का टाइम हो गया है लगभग, तो अब आगे मैं आपको इसी से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।